अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़रिए तमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स ग्रेड 10 और इसके सिलसिले का एक और अहम लेक्चर जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पर मौजूद हैं। और चैप्टर नंबर 2 पर हम अब तक परम्यूटेशंस और कम्बिनेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम और उस सिलसिले का ये तीसरा लेक्चर है। अच्छा, अब इसको ज़रा समझ लें कि हमने थोड़ा सा एक बार फिर पीछे जाना है। वैसे तो हम इस लेक्चर को 59 से ही स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे एक बार जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी गुफ्तगू की थी। आपको बताया था कि जनाब ये जो एक इररेलेवेंट फिगर है आपकी बुक के अंदर जो आपके एनबीएफ ने छाप दिया है, इसका कोई भी मुझे एग्जांपल या कोई इस तरह का कोई वो मुझे नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम जिसको हम हल करें। तो इस हवाले से भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर इस लॉग को आपने परम्यूटेशंस, इसकी नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस निकालनी हो या नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस निकालनी हो तो दोनों चीज़ें कैसे निकलेंगी, और ये ज़ाहिर है मैंने आपके लिए तरतीब दिया है अलग से क्योंकि ये ज़ाहिर है आपकी बुक में मौजूद नहीं है। लेकिन ये कि अगर सवाल आ जाए आपके पेपर में तो फिर आपको ये आना चाहिए। नंबर 1 तो ये हो गया। सेकंड, इसका जो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपकी बुक में गिवन है सो इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड एज एन एग्जांपल या प्रॉब्लम या कोई इस हिसाब से। लेकिन इसमें फ़िलहाल आपके टॉपिक में नहीं है, हो सकता है आगे एक्सरसाइज में कहीं आ जाए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो जाहिर है कि एक्सप्लेन नहीं है तो इसको एक्सप्लेन करना फिर भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ आपको लेकर इसकी एग्जांपल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। इसमें यह कि ये स्क्रीनशॉट मैं इसीलिए ले आया हूँ, ये आपको याद रहेगा कि ये आ गया है 57 पेज के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसकी तरफ, परम्यूटेशंस की तरफ। एक बार मैं फिर आपको एक चीज़ दोहरा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि परम्यूटेशन जो है नंबर ऑफ़ वेज a number or digit is repeated या whatever, लेकिन in a specific order without repeating itself। अब मसला ये है कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ अगेन होती है। परम्यूटेशन कम्बिनेशन को एक ही तरफ ले जाते हैं, परम्यूटेशन में भी कम्बिनेशन होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पास जो कम्बिनेशन है ना उसमें कोई एक डिजिट 2 बार नहीं आ सकता किसी सीक्वेंस में, ये उसकी शर्त है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, आपको फिर ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डिजिट है, ये सॉरी नंबर है, उसमें 4 डिजिट्स अवेलेबल है, इसके कम्बिनेशन बनाओ भाई। तो आप कम्बिनेशन बनाते हैं 2, 5, 7 और जनाब 4, ये कम्बिनेशन बना दिया। एक बनाते हैं 4, 2, 7 और उसके बाद जनाब इसके बाद आपका आ गया 5। अच्छा, अब आप कम्बिनेशन बनाते जा रहे हैं। इसका परम्यूटेशन की बात करूँ, परम्यूटेशन में नंबर ऑफ वे से रिप्रेजेंट करें, लेकिन अगर आपको ज़ाहिर है चूँकि परम्यूटेशन करनी है तो ये अलाउ नहीं है कि आप यहाँ पर किसी जगह पर डंडी मार जाए कि एक डिजिट 2 बार रिपीट कर जाए, क्योंकि फिर तो मसला बन जाएगा। फिर तो ये होगा कि इधर आप 5 लिखें तो इधर आप जो है जी यूँ भी लिख सकते हैं, 3 फिगर यूँ भी आ जाएंगे, तो ये फिर मसला बन जाएगा। आप कोई भी फिगर एक से ज़्यादा बार किसी सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर सकते, ये खासियत है परम्यूटेशन की। कम्बिनेशन में ऐसी कोई कदखन नहीं है, कम्बिनेशन के अंदर आप कंबाइन कर सकते हैं नंबर्स को, चाहे आप एक ही नंबर जो है वो यूँ भी कर सकते हैं, 4 बार भी 2 रिप्रेजेंट कर दें, तो ये कम्बिनेशन में ये अलाउ है, परम्यूटेशन में नहीं है। बस ये फ़र्क याद रखिएगा। साथ साथ जैसे जैसे इसको काम करते जाएंगे मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपके फर्स्ट ईयर के मैथ में परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बेताशा क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत एक उसका कॉन्सेप्ट जो है ना, लिंकेज, वो मिल जाएगा इस कंप्यूटर की बुक के अंदर। अच्छा जी, अब इससे पैडलॉक का मैं बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो मैंने एग्जांपल आपके लिए तरतीब दी है तो उसके ज़रिए हम परम्यूटेशन क्या करें। पहले तो ये समझ लें कि पैडलॉक में ये क्या चीज़ है। ये जो 1 2 3 4 है, ये इसका नंबर्ड सीक्वेंस है, यानी इस ताले का इसकी कोई उस तरह की चाबी नहीं है जो फिज़िकल हमारे पास कीज़ होती हैं आम पैडलॉक्स की। इस पर ये नंबर्स कम्बिनेशन है और इन नंबर्स को आप, ये जो रोटेटरी डिजिट्स होते हैं, रोटेटरी का मतलब होता है कि ये गोल गोल घूम रहे होते हैं, हम थंब के साथ इनको रोटेट करते हैं और कोई भी फिगर अपनी मर्जी का ले आते हैं, 1 की जगह 2, 2 या 3 या 3 की जगह 0, कोई भी कम्बिनेशन बना लेते हैं, 1 2 0 5, कुछ भी कर सकते हैं। एक और बात कि हर एक डिजिट पर आपको 10 ऑप्शन अवेलेबल है 0 से 9 तक।
यानी कि ये 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स हैं, लेकिन इनके पीछे जो बैक एंड पर ऑप्शंस हैं वो 10 × 4 आप कर सकते हैं। 40 ऑप्शंस अवेलेबल हैं टोटल सबके लिए, लेकिन ये 40 उस तरह हम काउंट नहीं करेंगे, बेसिकली 10 ही ऑप्शन है क्योंकि बाकी तो सब में वही रिपीट हो रही हैं। तो 0 से 9 तक आपको हर डिजिट के ऊपर 10 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, हर डिजिट के ऊपर जो आप घुमा फिरा कर अपनी मर्जी के ऑप्शन ला सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अक्सर बच्चों ने ये लॉक अपने घरों में देखा होगा, अटैची केस या ब्रीफ केस वगैरह में ये यूज़ होता है। सो लेट्स सी अब ये परम्यूटेशन में कैसे काम करेगा। देखें, परम्यूटेशन के लिए आपने ये करना होता है कि एक फार्मूला यूज़ करते हैं परम्यूटेशन का, n फैक्टोरियल, ये फैक्ट का निशान है, और नीचे इसके यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्ट। मतलब अब ये n-r फैक्ट क्या है, होल फैक्ट है दोनों का। देखें बाहर मैंने एक ही फैक्ट लगाया है क्योंकि फार्मूला इसी तरह बना होता है मैथ के अंदर, अदरवाइज आप n फैक्ट -r फैक्ट भी कर सकते हैं। ये n फैक्ट क्या चीज़ है, देखें जी n फैक्ट को अगर हम समझें तो ये जो आपका जनाब n फैक्ट है ना, जिसके साथ ये आप फैक्ट का निशान देख रहे हैं, ये फैक्टोरियल का, ये बेसिकली है एक्सक्लेमेशन साइन। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। अब आपके पास इस केस में ये जो पैडलॉक वाला केस है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है हर एक केस में एक जैसी होंगी, इस पैडलॉक वाले केस में आपके पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर 0 से 9 तक 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप 10 फैक्ट यूँ बना देते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं जनाब। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है n-r, ये नंबर ऑफ ऑप्शन जो अवेलेबल है, माइनस करेंगे r वो ऑप्शंस है जनाब जो कि टोटल आपके पास रेंज है उन ऑप्शंस की, इसमें 4 है, ये 4 डिजिट्स हैं, हर डिजिट की आगे 10 ऑप्शंस हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा जनाब, ये आपका हो जाएगा n-r और इसका होल फैक्ट। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है, ये चीज़ है इसके अंदर। अब ये बेसिकली आपका फार्मूला जो बहुत आसान है, इसमें किसी किस्म का मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब n फैक्ट लिखेंगे कैसे, 10 फैक्ट और नीचे 10 - 4 फैक्ट। अब इसके नीचे आए तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 10 फैक्ट को मैंने ये लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, अब ये मैं समझा देता हूँ। देखें ये जो 10 फैक्ट होता है ना आपका ये वाला, ये बेसिकली होता है 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। 10 फैक्ट का मतलब होता है कि 10 से पीछे चले जाएं 1 तक, मतलब इसमें 0 या उससे पीछे माइनस फिगर नहीं लेके आने, 1 तक ये सारे आपने मल्टीप्लाई कर देने आपस में, और यही आपका जवाब होता है। ये बेसिकली जो फैक्टोरियल होता है ना, ये उसके अंदर इस तरह होता है, जैसे किसी जगह पर आपको फॉर एग्जांपल ये 3 फैक्ट मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 × 2 और × 1। 3 से पीछे पीछे अप टू 1, तो 3 से पीछे पीछे जाएं तो कितने फिगर बन रहे हैं, अप टू 1 2 बन रहे हैं, यानी 2 और 1, तो 3 × 2 × 1। तो 1 तो खैर लिखा होता है, 1 तक तो हम मल्टीप्लाई से नहीं करते क्योंकि जो जवाब यहाँ तक आ जाता है 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम वही आंसर आता है। तो अभी मैं आपको कैलकुलेटर पर भी ये चीज़ बता देता हूँ। ठीक हो गया जनाब, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। तो ये आप देखें जी हमारे पास आ गया, ये 36,28,800 36,28,800 ये फिगर आ गया है। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ लिख लेता हूँ 36,28,800। मैं दोबारा देख लेता हूँ, यही फिगर होगा 36,28,800। ठीक है जनाब, अब आगे क्या करना है, ये फिगर मेरा आया है इसके नतीजे में। अब ज़रा नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे जो n-r है, n की जगह मैंने 10 पुट करना है, r की जगह 4 करना है, क्योंकि पैडलॉक में मेरे पास 4 टोटल डिजिट्स हैं और हर डिजिट के पीछे 10 है, यानी कि 10 के उसके ऑप्शन हैं। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे जनाब, तो 10 में से 4 करें तो 6 फैक्ट आ जाता है। ज़ाहिर है यही मैंने इधर लिखा हुआ है वैल्यू के अंदर नीचे, लेकिन ये कैसे कटिंग हुई है ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद ज़रा 6 का भी निकाल लें, तो 6 के लिए अगेन कैलकुलेटर सामने ले आते हैं। 6 का फैक्ट निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, हम जनाब 6 से पीछे पीछे जाएंगे। वैसे ये 3 की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिया है, इसी में मैं 6 डाल देता हूँ। तो ये 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 के साथ, और ये होगा 4 के साथ, और ये होगा 3 के साथ, ये होगा 2 के साथ, और ये होगा 1 के साथ।
अब ये क्या आ रहा है जनाब, ये हम देख लेते हैं। 65 टाइम 30, 34 टाइम ये होता है 120, 3 टाइम 360, 2 टाइम 720। अरे कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैं ज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ, बाकी मैं आपको तसल्ली देने के लिए यहाँ पर समझा भी देता हूँ, घर पर भी आप ख़ुद भी देख सकते हैं। मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, 1 तक जाने की ज़रूरत नहीं, वो करेगा एक ही रहेगा। चलें जी 720 आ गया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि इस फिगर को 720 से आपने डिवाइड करना है। सो वी गो बैक टू कैलकुलेटर and we write it there, 36,28,800 and we divide it by 720. let's see, ये जवाब आ रहा है 5040। अब ये जहन में रखिएगा, ये जवाब आया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 36,28,800 और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 720 से, तो ये आंसर आ रहा है 5040 है आई थिंक। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर तसल्ली के साथ, अच्छा होता है कि कोई इबहाम ना हो, क्योंकि आप तो बैक करके वीडियो देख सकते हैं, मेरा तो अभी लाइव रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं भी इसको बैक नहीं कर सकता। 5040 ठीक है जी। मैं हमेशा हर चीज़ को डबल ट्रिपल चेक करने की कोशिश करता हूँ ताकि कम से कम गलतियाँ मेरे लेक्चर्स में मौजूद हो। ये जनाब जवाब आ गया। ये नंबर ऑफ आपकी परम्यूटेशंस हैं जो मैंने निकाली हैं, यही चीज़ आप यहाँ से समझ लें। अब यहाँ पे ये किया है कि मैं 6 फैक्ट तक रुक गया हूँ, वजह यह कि नीचे भी तो 6 फैक्ट आ रहे हैं ना, 10 में से 6 निकालें तो ये दोनों आइडेंटिकल है, कैंसिल किए तो मेरे पास 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 रह गया। वही चीज़ आ गई जब मल्टीप्लाई करें तो 5040। सो आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, क्योंकि अक्सर बच्चे ना इसमें भी परेशान हो जाते हैं। टीचर ज़्यादातर जो है वो रट्टे लगवाने वाले होते हैं तो वो सही तरीके से सही नहीं समझाते। तो ये 6 फैक्ट तक इसलिए रोका मैंने क्योंकि नीचे भी 6 फैक्ट था, तो मैंने कहा बजाय 5 मल्टीप्लाई 4 इतना लंबा लेके जब कटेंगे बाद में भी वो उसी तरह, तो बेहतर है यहीं से डायरेक्ट इसको काट देती, क्योंकि एक जैसा ये आ गया है फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल की एक बात याद रखिएगा, अगर ऊपर नीचे आइडेंटिकल फैक्टोरियल होंगे तब कटेंगे। अब ऐसे नहीं कर सकते कि ये 6 फैक्ट है, ऊपर आपको 8 या 10 में से कोई भी इवन नंबर नजर आ रहे हैं तो आप 2 से इसको काटे 3 टाइम 6 और ऊपर 2 4 टाइम 8, ऐसे नहीं होगा कभी, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये कटेगा कैसे कि ये नीचे 6 फैक्ट है और ऊपर भी 6 फैक्ट है, फिर फैक्ट फैक्ट के साथ कैंसिल होगा और वो नंबर भी वो जो डिजिट है आइडेंटिकल होना चाहिए। तो ये आ गया जी नंबर ऑफ परम्यूटेशन स्टेप, ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। कॉम्बिनेशन आपको मैं भी बता चुका हूँ जिसमें नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसका तो बड़ा आसान फार्मूला है। जो नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हैं उनकी पावर ले लें 4, क्योंकि 4 ही आपके पास ये डिजिट्स हैं ये वाले, यानी ऐसे तरीके से, यानी 4 तरीकों से आप इसको जो है ना तरतीब दे सकते हैं। 4 तरीकों से आप इसको यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी कम्बिनेशन में किसी सीक्वेंस में आप ला सकते हैं। सो 10 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 10,000 एग्जाम्पल्स हैं इसकी, यानी कि 10,000 तरीकों से या 10,000 कम्बिनेशंस हैं जिनके ज़रिए आप इस ताले को जो है या पैडलॉक को जो है वो आप लॉक कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी नंबर लॉक या कोई भी अपना जो पासवर्ड जिसको कहते हैं हम, ये फिजिकल पासवर्ड वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 4 बार 0 भी रिपीट हो सकता है, 4 बार 1 भी हो सकता है, 0100, 0300, 1307 या 2568 वगैरह वगैरह। तो ये जनाब था आपका यहाँ तक परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के हवाले से पैडलॉक की एक्सप्लेनेशन का यहाँ तक जो मैंने आपको एक लेक्चर जो था इंक्लूड कर दिया। अब हम जाएंगे एल्गोरिदम में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि ये ज़रूरी है और ये ज़ाहिर है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सीटी के बाद, यानी सीटी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसका जो दूसरा जो सब टॉपिक है वो है एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम में अब हम आ गए हैं 2.4 में। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीटी यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं जब एल्गोरिदम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। एल्गोरिदम जो है जी मिलता जुलता है जैसे सीटी, अभी बता चुका हूँ इससे पहले सीटी में भी कि जनाब हम कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हल करते हैं। सो एल्गोरिदम भी एक ऐसा प्रोसीजर है, एक स्टेप बाई स्टेप एक मेथड है और या एक रूल है, सेट ऑफ रूल्स है जिसके ज़रिए हम कोई ख़ास प्रॉब्लम जो है वो हल करते हैं, कोई या कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर साइंस रिलाइज हैवीली ऑन एल्गोरिदम, ये याद रखिएगा, ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना इन पर कंप्यूटर साइंस बहुत हैवीली रिलाई करती है। एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स के ऊपर मेरा एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, मैं इसीलिए आपको रेफरेंस देता हूँ कि वहाँ जाकर आप एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जितना है मैं उसी को कोशिश करूँगा कि टच करूँ, उससे ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं करूँगा। ये भी पैडलॉक मैंने इस वजह से इंक्लूड किया है, मैं अगेन बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर तस्वीर मौजूद है मगर इसका कोई भी एग्जांपल या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने आपको ये भी करवा दिया है कि इन केस अगर आपका ये आ जाए तो आपको पता हो। अच्छा जी,
अब हम चलते हैं जी आगे के एल्गोरिदम जो है वो क्या कर रहा होता है। देखें, ये करता है डाटा प्रोसेस, ये करता है किसी किस्म की कोई रीजनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करता है, ये कंप्यूटेशंस या कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता है। एंड दीज एल्गोरिदम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कई तरीक़ों से आप एल्गोरिदम्स को जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो अपनी ह्यूमन किसी लैंग्वेज में जिसे नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कि मशीन लैंग्वेज है, विच कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। सो ये दो तो होगी एक दूसरे के बिल्कुल राइवल, यानी बिल्कुल उलट, ऑपोजिट। उसके बाद दो तरीके इसके क्या हैं, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। ये बेसिकली है सूडो कोड, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है, PSEUDOCODE, ये है सूडो कोड, इसमें पी साइलेंट है। और फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट इसकी पिक्टोरियल फॉर्म होती है, वो भी अगर आपके इस चैप्टर में आया तो मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ा भी रहा हूँ इस साल, और फर्स्ट टाइम ये अब इसके लेक्चर में तैयार करूँ, इसलिए मुझे इसके बिल्कुल आने वाले मंदरजात का कुछ इल्म नहीं होता। मैं सब कुछ लाइव ही कर रहा होता हूँ, और अगर कहीं बहुत ज़्यादा मैं फंस जाता हूँ, अगर किसी जगह पे इसमें इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो फिर वहाँ हम लोग लेक्चर को रीटेक भी कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली मैं लेक्चर्स को रीटेक नहीं करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बॉक्स या यूँ कह सकते हैं एक बॉक्स डायग्राम या स्केयर डायग्राम, ये बेसिकली है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। ये इसकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेल डिफाइंड इनपुट, यानी कि एल्गोरिथम की जो इनपुट है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए जनाब, अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर डिफाइंड इनपुट। इसमें किसी किस्म का कोई भाव शक, कोई मसला, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए कि जनाब इनपुट दे रहे हैं लेकिन कोई बहुत वाजे इनपुट नहीं दे रहे, अच्छी ठीक इनपुट नहीं है। क्लियर एंड, और आप एक अनएम्बिगुअस, यानी कि ये है बेसिकली कि बिल्कुल वाजे होना चाहिए और आपके टू द पॉइंट होना चाहिए। तीसरा है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया कई तरीक़ों से आप कर सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, जो भी कर लें। वेल डिफाइंड आउटपुट, अब ये इनपुट की आगे जाहिर है वेल डिफाइंड आउटपुट होगी अगर आपकी अच्छी इनपुट होगी तो। इसके अलावा ये फिनिट होता है, इनफिनिट नहीं होता। ये फिनिट क्या चीज़ है, देखें एल्गोरिदम आप जैसे भी लिख रहे हैं ना, चाहे आप 50 स्टेप्स का एल्गोरिदम बना रहे हैं, वो आखिर एक जगह पे जाके ख़त्म होना चाहिए, उसको एंड या टर्मिनेट होना चाहिए। यानी आप कोई भी प्रॉब्लम है उसके छोटे छोटे स्टेप्स लिख रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको 2-3 एल्गोरिदम की एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको साथ एल्गोरिदम भी समझ आए। तो बात यह है कि एल्गोरिदम को फिनिट होना चाहिए, फिनिटनेस इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये इनफिनिट तो नहीं होता और ना ही कोई गैर ज़रूरी तवील होता है। इसके अलावा फिजिबल, फिजिबल यहाँ पर लिखा हुआ है। फिजिबल का मतलब है कि ये काबिल अमल होना चाहिए। जब आप एल्गोरिदम ज़ारे लिख लेते हैं तो उस पर जब अमल करें काबिल अमल होना चाहिए। सो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की हुई है। सो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने लगा। डिफाइटनेस में आपको बता देता हूँ कि डिफाइटनेस क्या चीज़ है। देखें डिफाइटनेस जो है वो ये है कि एवरी एल्गोरिदम स्टेप नीड्स टू बी क्लियर एंड एक्यूरेट, यानी हर स्टेप जो होता है वो क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं अप्रोक्सीमेशन आ जाए, अप्रोक्सीमेटली ये और मेरे ख्याल में आई थिंक, वो चीज़ें नहीं होंगी। डिफाइटनेस होनी चाहिए भाई डेफिनेट है, मैं यकीन कर रहा हूँ, डेफिनेट कहते हैं यकीन को। सो ये जनाब यहाँ तक मैंने अब रोक दिया है पेज नंबर 59 पर। बाकी रोल ऑफ एल्गोरिदम इन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसके ज़ाहिर आगे दीगर मंदरजात इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या किसी किस्म का कोई इशू या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।